तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस वीडियो का। आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। 2 बार स्वागत हो चुका है, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का। पे इस एक ज्ञान की कड़ी में आज हम फिर से आ चुके हैं, जहां पे हम फिर से आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विषय की एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर देखा जाए तो मेरी बात जरूर ध्यान सुनिएगा, देखा जाए तो जो विषय होते हैं जैसे कि हिंदी है, अंग्रेजी है, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, और कुछ बच्चों के जैसे संस्कृत हो गया, कुछ कंप्यूटर हो गया, कुछ कला हो गया, तो इन पे विशेष ध्यान बच्चे नहीं देते। वो खाली गणित में ध्यान देंगे, विज्ञान में ध्यान देंगे। ले लो, मैंने कहा कि गणित में विशेष ध्यान देते हैं, विज्ञान में विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन जो और सब्जेक्ट है हमें ये तो पता ही है ना कि भाई 70-70 नंबर का, 80-80 नंबर का, 100-100 नंबर का, जो सब्जेक्ट जितने नंबर का एक सब्जेक्ट आएगा, मान के चलो अगर आपके सिलेबस में 6 सब्जेक्ट है, सॉरी आपके क्लास में अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 का 6 सब्जेक्ट उतने ही नंबर के आने हैं। तो मैं ये कह रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्रोमाइज आप क्यों कर रहे हैं? वो चाहे सामाजिक हो, चाहे विज्ञान हो, वो चाहे गणित हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबको उतना ही ध्यान दीजिए, सबके पीछे उतनी ही मेहनत कीजिए। हाँ, कोई सब्जेक्ट में अगर आप ज्यादा कमजोर हैं तो उसमें मेहनत कम मत कीजिए, उसमें मेहनत थोड़ा डबल कर दीजिए। लेकिन ये नहीं कि डबल के चक्कर में आप क्या करें कि कोई सब्जेक्ट को आप पढ़े ही ना। मैं अक्सर देखता हूं कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि साल भर बच्चे कॉपी नहीं उठाते, लास्ट के जब 4 से 5 दिन बचते हैं तो हिंदी कॉपी उठाते हैं और हिंदी में 100 में से पाते हैं कितने, 60 से 65 नंबर। और तुमसे सही बताऊं, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब इसमें तुम आसानी से 90-95 नंबर 100 में आराम से ला सकते हो। इसमें इतनी माथापच्ची नहीं है। इसमें खाली क्या है कि महीना से 2 महीने की मेहनत मांगती। मेहनत का मतलब किताबें पढ़ना, वो चाहते हैं कि आप किताबें पढ़ो, ये है मैं। और मैं क्या देखता हूं कि गणित है, गणित में लगातार मेहनत करते रहते हो, विज्ञान है, विज्ञान में लगातार मेहनत चलती रहती, लेकिन सामाजिक विषय है, हिंदी है, इनको आप टच ही नहीं करते। सही बात है कि नहीं? सहमत हो कि नहीं सहमत? लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसे आपके पीछे हम गणित में मेहनत कर रहे हैं, जैसे विज्ञान में मेहनत कर रहे हैं, हम उसी तरह सामाजिक विषय में भी आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, शुरू किया जाए। सबसे पहला आज हम 20 MCQ पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 20 बहुविकल्पी पढ़ेंगे। अब बहुत खतरनाक वाले हैं, इतने खतरनाक वाले हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। इनको बस पढ़ लो, इनको पढ़ लो। जिंदा जलाने वाली बात मैं नहीं कहूंगा कि ना आए, क्योंकि आपकी लोकल कहीं हूं। भाई देखो, यूट्यूब में थंबनेल डालते ना कि साल भर नहीं पढ़ा, इसको पढ़ लो ना, अगर 100 में 100 तो जिंदा जला देना। भाई वो ऐसे लिख देते क्योंकि पता नहीं हो कहाँ के हैं, किस कोलिया से बना रहे। और हम अगर बोल दिए तो हमें तुम सब चीन्हत हो कि भाई मऊ है। हमें पता है कि तुम जानते हो कि हम मऊ रहते हैं, मऊ में जहां मिलेंगे वहीं। तो देखो ऐसा नहीं है। पहली बात सुन लो, एक चीज और, उनमें और मेरे में बहुत बड़ा अंतर है। मैं जो बताए दे रहा हूं, अगर वो पेपर में ना है तो बताना। चलो आज का पहला प्रश्न है, लेकिन हाँ पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? आज का सबसे पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो इसका आंसर मैं फिर से बोल रहा हूं, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? तो इसका आंसर लिख लेना, नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका आंसर लिख लेना, नेपोलियन बोनापार्ट ने। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जो फ्रांस की क्रांति थी उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसमें से जो आपका आंसर नंबर है, वो आंसर नंबर कौन सा है? दूसरा। किसको कहा जाता है? रूसो को। यह बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी है, इसको जरूर दिमाग में बैठा लेना। कौन है? रूसो। रूसो। इस कड़ी में तीसरा बहुविकल्पी देखते हैं। चलो तीसरा बहुविकल्पी कॉपी में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी है। लिखिएगा, सामाजिक अनुबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका उत्तर लिखेगा, अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? रूसो। तो इसका भी उत्तर क्या है? रूसो। तो उत्तर डाल के लिखिएगा रूसो। लिखो चौथा लिखिएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय का शासक कौन था? तो उत्तर डाल के लिखिएगा, उत्तर में लिखेगा लुईस 16वां। आप रोमन अंक में भी 16 लिख सकते हो, आप हिंदी से भी 16 लिख सकते हो, ठीक है ना? लुईस 16वां। ये जो 16वां थर्ड ये रहता है ना, ये सब ऐसा ना सोचना कि एक ही व्यक्ति है, ये सब अलग अलग होते हैं। अगला 5वां लिखिएगा, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? भाई अलग अलग प्रकार के वर्ग थे, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग। तो उसमें कह रहा है किस वर्ग की सबसे ज्यादा थी? तो उत्तर डाल के लिखिएगा मध्य वर्ग। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, लिखिएगा
बिस्मार्क, ये बहुत पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, चांसलर कब बना? जो बिस्मार्क था वो जर्मनी का चांसलर कब बना? तो उत्तर डाल के लिखिएगा 1862 ईस्वी में। इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आने वाला है, लिखिएगा इटली का एकीकरण। जो जब मैं कक्षा 10 में था, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, तो मेरे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया था इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मैं सीबीएसई से था, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं, तो उसे पूछा गया था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। लिखिएगा इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो उत्तर डाल के लिखिएगा सन 1871 ईस्वी। और सबसे आसान सवाल जो आप सबके मुंह में होगा, क्या? अगला, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789। क्वेश्चन नंबर 8वां, फ्रांस की क्रांति कब हुई? उत्तर डाल के लिखिएगा क्या? 1789। इसी कड़ी में अगला सवाल है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? कौन बताएगा? उत्तर डाल के लिखो मेजिनी। हाँ, जिस्पी मेजिनी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लिखना, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? उत्तर डाल के लिखिएगा फ्रांस से। लेकिन अगला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो उत्तर डाल के लिखिएगा सन 1848। अगला प्रश्न, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? मंडौर, मड़ौर। हाँ यार, नेपोलियन पहले मवई में रहता था, वहां से पलायन हो गया। पलायन होने के बाद क्या हुआ? उसकी दोस्ती हुई रामफल से, रामफल नामक एक शासक से। रामफल 17वां, जैसे लुई 16वां था, तो एक शासक था रामफल 17वां। उसने नेपोलियन को अपने मंडौर में बुलाया, और मंडौर में एक बाबा रहते हैं जिनका क्या नाम है? 14 बाबा। ये 16वां, 17वां और 14 बाबा मिलके एक पूरा साम्राज्य बना लिए। लिखो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? उत्तर डाल के लिखो फ्रांस। फ्रांस। अगला प्रश्न लिखिएगा, कौन सा? 13वां। लिखो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? उत्तर डाल के लिखिएगा बिस्मार्क ने। अब ये जो बिस्मार्क बार बार आ रहा है, तो एक प्रश्न और लिखिएगा, और उत्तर मतलब प्रश्न लिखिएगा बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? उत्तर डाल के लिखिएगा जर्मनी। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण, 7 स्टार 7 स्टार का प्रश्न है। उत्तर डाल के लिखो 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न लिखिएगा, कौन सा नंबर का प्रश्न है ये? 16वां लिखो, वियना की संधि कब हुई? अभी मैंने क्या बताया था? नेपोलियन कब हारा था? तो वियना की संधि भी कब हुई? 1815 में। देखो याद रखो, 1815 में 2 काम अभी तक हमने देखे, एक नेपोलियन हारा, दूसरा वियना की क्या हुई? संधि। 2 चीज याद रहेंगी। लिखो मेजिनी का संबंध था। उत्तर डाल के लिखिएगा इटली के एकीकरण में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, प्रश्न लिखो उदारवाद क्या तात्पर्य है? उत्तर डाल के लिखिएगा व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। लिखो 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? उत्तर डाल के लिखिए असीमित राजतंत्र। आज का लास्ट प्रश्न लिखो, सबसे लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। लिखो यह किसका कथन था? लिखो यह किसका कथन था? उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई देखो, जब इसका उत्तर ना याद रहे तो अभी किसने बोला ये चीज? मैंने बोला, मेरा नाम लिख देना। लेकिन इसका उत्तर आप लोग को क्या लिखना है? लिखो मैटरनिच। उन्होंने क्या कहा था भैया? जब क्या कहा था ड्यूक मैटरनिच ने? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? मैटरनिच ने क्या कहा था? व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। पूरे यूरोप को क्या हो जाती है? जुकाम हो जाती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि हमने आज 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्प देखे, इनको जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जैसा कि मैंने आपसे बताया ना कि इस वीडियो पे, इस चैनल पे आपको लगातार एक से एक बेहतरीन वीडियो मिलने वाली है, ठीक है ना? चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, ठंडी आ चुकी है, जैकेट वगैरह पहन के रखिए। थैंक यू।